नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने हिंदुओं से नफरत करने वाले कई कांग्रेसी नेताओं का हिंदू विरोधी चेहरा आपके सामने रखा। अब हम कुछ ऐसे नेताओं की बात करेंगे जिनका संबंध तो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुओं का विरोध करने के मामलों में कांग्रेस के नेताओं से 2 कदम आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे मुसलमानों के ऐसे रहनुमा नेताओं के बारे में जो कसम तो संविधान की खाते हैं, लेकिन बात सिर्फ कुरान की मानते हैं। और ऐसे नेताओं की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है मायावती का। हम बात करेंगे मुसलमानों और वामपंथी की चहेती उस मायावती के बारे में जिसने दलितों के कंधे पर बंदूक रखकर कई सालों तक सत्ता की मलाई को खाने का काम किया। पूरा देश जानता है कि दलितों के नाम पर राजनीति करना मायावती का पसंदीदा खेल है। आइए अब बात करें इनके निजी जीवन की। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता प्रभुदयाल डाक एवं तार विभाग के अफसर थे। मायावती का जन्म नाम चंद्रवती था। इसके बाद वे इनके राजनीतिक गुरु काशी राम ने बदलकर मायावती कर दिया। शुरुआती शिक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूल से इंटर करने के बाद इन्होंने कालिंदी कॉलेज से बीए किया। 1976 में मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और फिर 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले मायावती एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। मायावती के जीवन में सबसे बड़ी करवट तब ली जब उनका संपर्क दलितों के सबसे बड़े नेता काशीराम से हुआ। दोस्तों, हम जब 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तब मायावती का ओहदा राजनीति में तेजी से बढ़ चुका था। वह काशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में देखी जाने लगी थी। समय के साथ मायावती का कद बढ़ा और उन्होंने अपनी पूरी राजनीति दलितों एवं अल्पसंख्यकों पर केंद्रित कर दी और इसी की बदौलत 1989 में पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। लोकसभा कार्यकाल के बाद मायावती की किस्मत ने फिर पासा पलटा और वे सीधे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं। मायावती अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 1997 में मायावती ने फिर 5 सालों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया। 2002 में मायावती ने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर मायावती मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन सरकार 5 साल तक नहीं चला पाई। जब भाजपा ने समर्थन वापस लिया तो राज्य की सत्ता समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के हाथों में चली गई और ये दौर मायावती के लिए सबसे बुरा दौर था। इसी दौरान साल 2003 में काशीराम ने मायावती को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने अपनी सारी ताकत 2007 में होने वाले विधानसभा चुनाव में झोंक दी। चुनाव जीतने के लिए मायावती ने साम दाम दंड भेद का पूरा प्रयोग किया। मायावती ने दलितों को सवर्णों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़काया। उस दौरान राज्य में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसकी बदौलत मायावती एक बार फिर 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 5 साल तक प्रदेश पर निरंकुश शासन किया। 2012 में फिर विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती को कड़ी टक्कर देते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर ली। दलितों और मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीतने वाली मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहीं, लेकिन दलितों के हित के नाम पर उन्होंने बस खोखली घोषणाएं ही की। अपने जहरीले बयानों के साथ साथ मायावती के नाम पर कई घोटाले भी दर्ज हैं। लेफेड घोटाला, एनएचएम घोटाला और कॉरिडोर घोटाले के साथ करीब 14 अरब के स्मारक घोटाले में भी दर्जनों केस मायावती के नाम पर दर्ज हैं। गरीबों और वंचितों में बहनजी के नाम से मशहूर इस नेत्री के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है।
ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि भारत में जातिवाद का जहर घोलने वाले ऐसे नेता क्या सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही राजनीति में आते हैं? दोस्तों, मायावती राजनीति में उतरी तो दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए थी, लेकिन अब अपनी ताकतों का पूरा इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों से धन बटोरने में किया है। अपने शासनकाल में मायावती ने मुसलमानों का जमकर सपोर्ट करते हुए राज्य में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रखा था। उनके शासनकाल में हिंदुओं को न तो न्याय मिलता था और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य में हाथी की बड़ी बड़ी मूर्तियों में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली मायावती और उनके दोगले रवैये के लिए न तो कभी इतिहास उन्हें माफ़ कर पाएगा और ना ही देश का कानून। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।